हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ये आशा रखती हूँ। और अब मैं आप लोग के सामने एक नया लेसन लेकर आई हूँ, जो कि आपकी पुस्तक गद्य संकलन से ही मैंने लिया है। इसमें आपका लेसन नंबर 9, जो कि संस्कृति क्या है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। गद्य संकलन में अभी तक बच्चों हमने कहानियाँ पढ़ी, लेकिन जो ये हिंदी की एक विधा आप लोगों के पास आई है, ये कहानी नहीं है, ये एक निबंध है। संस्कृति क्या है, क्या है लेसन का नाम आपके, संस्कृति क्या है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में दूंगी। ऑलरेडी आप पिछली कक्षाओं में इनके लिखी गई कविता और कई अन्य लेख कहानियाँ आदि पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, हिंदी के ये प्रमुख कवि और लेखक आप इन्हें कह सकते हैं, और कहानीकार भी कह सकते हैं, और इनके निबंध बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। ये कवि, निबंधकार और लेखक भी हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। एक्चुअली हम लोगों ने वीर रस की जानकारी नहीं ली है, ना पिछली कक्षाओं में ना इन कक्षाओं में। ये एक पार्ट है हिंदी का, जो वीर रस, यानी कि जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं और हमारे अंदर वैसी ही जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, जैसे देशभक्ति से रिलेटेड कविता, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ये आपका वीर रस से कविता है। तो क्या होता है कि इस तरीके के लेख या कविता या कहानी हम पढ़ते हैं तो हम भी वीरता से भर जाते हैं। तो वीर रस इसे कहा जाता है, जो वीरता की फीलिंग आती है, भावना जो उत्पन्न होती है मनुष्य में, ठीक है बच्चों। ये तो छोटी सी जानकारी इनके विषय में थी। आगे हम इनकी जीवनी भी पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृति क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये संस्कृति क्या है। इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, उन्होंने यथार्थ जीवन को दर्शाया है, ठीक है, और पाठकों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसमें उन्होंने संस्कृति और सभ्यता में अंतर को दर्शाया है। क्या आप लोग जानते हैं संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो हमारी सभ्यता, वो हमारे ठाट बाट या हमारे रहने, ठीक है, के ढंग से हमारी सभ्यता का पता चलता है, ठीक है। लेकिन जो संस्कृति होती है बच्चों, वो हमारे विचारों से उसकी पहचान होती है, ठीक है। संस्कृति की पहचान हमारे विचारों से होती है, हमारे रहने के तरीके या हमारे ठाट बाट या हमारे स्टाइल से नहीं होती, ठीक है। संस्कृति हमारे विचारों से पहचानी जाती है, ठीक है। और संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसकी हम कोई परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन सभ्यता जो है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास, और संस्कृति ऐसा गुण है जो हम में व्याप्त है, ठीक है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो वह स्थूल रूप से सभ्यता का कार्य होता है। हम एक दूसरे का नक्शा देख के किस नमूने का बना है ना, उस तरीके से अपना घर बनाते हैं, तो ये सभ्यता के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। मगर जो घर का जो नक्शा होता है, ठीक है, उसका संबंध हमारी पसंद और नापसंद का निर्णय संस्कृति करती है, ठीक है। इसका एक साधारण सा उदाहरण क्या हो सकता है। अब मान लीजिए हम अब नए नमूने के घर बन रहे हैं, उसमें हम लोग मॉड्यूलर किचन आजकल बोलते हैं। मॉड्यूलर किचन बनाना है। मॉड्यूलर किचन में क्या है कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, वो बिल्कुल सभी लोगों के समक्ष होके कुकिंग कर सकती हैं या करती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो चूल्हा होता है उसका एक सेपरेट प्लेस है, ठीक है,
और स्त्रियां बिल्कुल फ्री स्वतंत्र होके अपना भोजन पकाती हैं। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा बदलाव है, लेकिन फिर भी हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो पसंद करते हैं कि चूल्हा अलग ही हो, सेपरेट अलग ही हो। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीज होता है संस्कृति का कि हम चाहते हैं कि जब हमने आधुनिक फैशन में देखा ओपन किचन मॉड्यूलर किचन बनाना है जी, लेकिन संस्कृति क्या कह रही है कि नहीं जी, ये अलग होना चाहिए। सो ये कहीं हमारे विचारों में फिक्स होती है। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास जो पुस्तक है, मैं एक लाइन और पढ़ देती हूँ कि मगर घर के नक्शे के संबंध में हमारी पसंद और नापसंद का निर्णय संस्कृति का है। ठीक है, जो आदमी अपने दुर्गुणों पर जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची मानी जाती है। ठीक है, और यही उद्देश्य इस निबंध का है और निबंधकार का। सो निबंधकार कौन है? हमारे रामधारी सिंह। ठीक है, सो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, और आगे जब हम पाठ को पढ़ेंगे बच्चों, तब हमें और भी इस निबंध को लिखने का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको क्या सीखने की है इस निबंध से, वो हम लोग इस पाठ को, इस लेसन को पढ़कर समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। So page number 91, रामधारी सिंह दिनकर। ये आपकी जो निबंध है ये लेसन 9 है आपकी गद्य संकलन की पुस्तक में से, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की मैं जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। दिनकर इनका निक नेम आप कह सकते हैं था। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। गद्य और पद्य आपको पता होना चाहिए बच्चों। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक रचनाएं की हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखिए, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में अतीत के प्रति प्रेम, पूंजीवाद के प्रति आक्रोश तथा विश्व प्रेम की झलक है। दिनकर जी अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। काफ़ी अग्रज ये कवि भी रहे। बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो रचना इन्होंने की है, संस्कृति क्या है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 62, संस्कृति क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हमें व्याप्त है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं
संस्कृति नहीं, सभ्यता का सामान है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। ठीक है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। ठीक है बच्चों। सो ये निबंध के रूप में इन्होंने इस लेख को लिखा है बच्चों, और इसमें मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्थूल वस्तुएं, स्थूल जो हमें आंखों से दिखती हैं, टिकी हुई हैं एक जगह पे। ठीक है। सो जितनी स्थूल वस्तुएं हैं वो सभ्यता का सामान है, लेकिन जो उनको बनाने में कला लगी है वो संस्कृति को रिलेट करते हैं, हमारे कल्चर को रिलेट करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत होता है बच्चों। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? यानी कि कोई आदमी आपको लग रहा है अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से ज़रूरी है कि वो अच्छा होगा? चोर भी हो सकता है ना, ठग भी हो सकता है, आपका फ़ायदा उठाने के लिए उसने भेष बदला हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो ये नंगा शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किया है कि अंदर से वो कुछ और हो सकता है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। ठीक है। सुसंस्कृत यानी कि हमारे आदर करना है ना, अपना आज्ञा मानना। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हर जो नमस्कार कर रहा है, जो आदर कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शराब नहीं पीता होगा या बीड़ी सिगरेट नहीं। सो सभ्य ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और ना कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। बहुत अच्छा व्यवहार होता है ऐसे लोगों का, है ना। ठीक है। जो कि अच्छे कपड़े नहीं पहनते, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। ठीक है। कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो विनय है और सदाचारी होते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों के दुख दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं है, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उनमें कम नहीं। अतएव उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में वे हिचकिचाते। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चे, पेज नंबर 93। सो किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। ये लक्षण आज भी यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते, है ना। अगर हम विदेशों में इस तरीके से झोपड़ियों में वास करने की बात कहें, है ना, और जंगलों में रहने की बात कहें, तो विदेशी लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं ना, क्योंकि ये उनकी सभ्यता नहीं है, है ना।
और ये विकसित व्यक्ति के गुण भी नहीं माने जा सकते, जबकि इतनी तरक्की हो चुकी है तो मनुष्य घर बना के रह सकता है, तो जंगलों में रहने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। लेकिन ऋषि मुनियों ने उपदेश दिए, ऋषि मुनियों ने हमें जीवन की बातें सिखाई, जबकि वो स्वयं सभ्य नहीं माने जा रहे थे हैं। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है, जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, मगर वह कठिनाई कहीं कहीं आती है। ठीक है, साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई घर बनाने लगते हैं, जब स्थूल रूप में यह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति और संस्कृति के सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। यहाँ एक बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, नॉर्मल। ठीक है, आता है, हर मनुष्य को गुस्सा आता है, ऐसे ही हमारी प्रकृति है। कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऑलरेडी हैं। लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है, लेकिन बच्चों, ठीक है, गुस्सा आना एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर लालच करना ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। प्रकृति ने हमें लोभ नहीं दिया है। ठीक है, प्रकृति ने हमें प्रेम दिया है। कहीं ना कहीं उस प्रेम के अंदर हम गुस्से को भी काबू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे इंसिडेंट, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमको गुस्सा करना ही पड़ता है। इससे हमारी प्रकृति है। लेकिन लोभ के लिए कोई सिचुएशन ज़रूरी नहीं है, लालच के लिए। ठीक है, वो आपके मन, मस्तिष्क, आपकी आत्मा पर निर्भर करता है। सो ये स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना, ये सब प्रकृति दित्त गुण हैं, मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रहा। ठीक है, कोई भेद नहीं रहेगा अगर हम अपने आप को इन सब बातों के लिए रोकेंगे नहीं। क्योंकि शेर का क्या काम है, उसने शिकार करना ही है, दूसरे जानवर को फाड़ कर खाना ही है, वो प्राकृतिक गुण है। मनुष्य का क्या ऐसा काम है? गुस्सा आता है तो ये नहीं कि दूसरे आदमी को मार दे, उसके लिए हमें स्वयं पर रोक लगानी होगी। तभी यहाँ पर लेखक लिख रहा है कि अगर रोक नहीं लगाई तो जानवर और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य तो बुद्धिजीवी है। बहुत सारी बातों को वो अपने जीवन में या अपने स्वभाव में, व्यक्तित्व में रोक सकता है। ठीक है, और कोशिश करता है कि वह गुस्से को वश में नहीं, बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना को गुलाम नहीं, बल्कि ये दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। और उन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। ठीक है, एक उदाहरण इस बात पे, जैसे हम इंडियंस फैशन की होड़ है ना। हमारी जो महिलाएं, बहनें हैं, आजकल आप देख सकते हैं फैशन के ऊपर केवल महिलाएं और बहनों का नाम नहीं लूँगी, इवन हमारे पुरुष वर्ग भी है ना। कई प्रकार के हेयर स्टाइल, कई प्रकार के टैटू शरीर पर खुदवाना, मतलब कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से संबंध नहीं रखती। लेकिन अब हम तो विदेशी संस्कृति से इतने प्रभावित हैं कि नमस्कार की जगह हेलो, हाय निकलता है, या वो भी नहीं निकलता है। ठीक है, कहाँ इंडिया में
साड़ी और सूट और कई प्रकार के वस्त्र होते थे जिसमें शरीर ढका जाता है, तो आजकल की माताओं, बहनों और बेटियों को ऐसा पसंद ही नहीं है कि हमारा शरीर ढका रहे, है ना। सो ये क्या है, ये फैशन की होड़ है बच्चों, ठीक है। ये विदेशी संस्कृति हम कह सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। सो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं या दुर्गुण कह सकते हैं जिन पर आदमी जितना विजय होता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। सो निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महान चीज़ होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे बच्चों।